गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए बच्चों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय रियल नंबर्स में इसका विशेष स्थान है और है तो बहुत आसान, ये बेसिक चीज़ है मगर हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्या है इसका मतलब पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटी क्लासों में चलेंगे। हम लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़ा है, अर्थात अभाज्य संख्याएं। तो जरा अभाज्य संख्याएं सोचिए आप, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, क्या आपको याद है हमारे बताने से पहले? आप अपना दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि क्या आप जानते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं क्या है बच्चों? एक को छोड़कर वे संख्याएं, या तो वो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। नंबर्स अदर देन वन विच आर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अगर हम लिखना चाहें तो हमने क्या कहा? एक को छोड़कर ऐसी संख्या है, तो एक अभाज्य नहीं है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को लिख सकते हैं। तो ये सब वे संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या तो एक से विभाजित होती है। यहाँ पर 2 बच्चों इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब अभाज्य संख्याओं के बाद आते हैं भाज्य संख्याओं में। तो बच्चों अंग्रेजी भाषा में भाज्य संख्याओं को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर और ये है कंपोजिट नंबर। तो अब हम भाज्य संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि एक को छोड़कर वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है भाज्य होंगी। तो जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो भाज्य होंगी, और एक को छोड़कर तो एक ना तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी। और इसके बाद जो भाज्य संख्याओं की परिभाषा बनेगी, एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं, वही बच्चों अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी है। तो पहली भाज्य संख्या बच्चों होगी 4। उसके बाद अब इसमें देखते जाइए, एक को हटा ही दिया गया, 2 के बाद 3 के बाद 4, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 7 आ चुका है, 8 आ जाएगा, 9, 10, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस प्रकार से तो ये सब बच्चों भाज्य संख्याएं हो गई। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में क्या कहा गया, पहले तो उस वैज्ञानिक का नाम आपको बता देते हैं जिन्होंने इसको सबसे पहले इसकी उत्पत्ति दी थी। तो उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये हम देख के ही बता रहे हैं आपको, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, याद कर लीजिएगा। और इन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्टिंक्शन अर्थमेटिक, तो उसमें इन्होंने इसकी चर्चा शायद करी थी। तो ये भी हो सकता है एक आध नंबर का प्रश्न आ जाए, तो आप याद कर लीजिए इसको। तो उन्होंने इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को बताया कि वास्तव में है क्या ये। अब हम लोग भी जानते हैं जरा है क्या। अब हम जरा भाज्य संख्याओं पर विचार करें। तो जैसे भाज्य संख्या पहली 4 है, तो क्या हम इसको 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए 2 अभाज्य संख्या है। अगली भाज्य संख्या लेते हैं 6, तो क्या हम इसको 2 गुणे 3 लिख पाते हैं? हम लोग ये कर चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं। हम बस क्या कर रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, और अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल संख्या खुद होती है। अब उसी तरह से जैसे मान लीजिए 8 को लिखना चाहें, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे। अगर हम 9 को लिखना चाहें तो 3 गुणे 3, और अगर इसी प्रकार से 10 को लिखना चाहें तो 2 गुणे 5। अब हमने इतने सारे उदाहरण लिख दिए, अब इसमें हम क्यों लिख रहे हैं इसका भी एक कारण समझिए जरा। देखिए बच्चों, 4 को हम 2 गुणे 2 के अलावा कुछ लिख सकते हैं क्या? कि मतलब 4 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना चाहें और 2 गुणे 2 के अलावा कुछ लिख दें? नहीं लिख सकते हैं। 6 को भी अगर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना चाहें तो क्या हम उसको 2 गुणे 3 के अलावा और कुछ लिख सकते हैं? यहाँ पर 2 गुणे 3 के अलावा 3 गुणे 2 आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो मगर बच्चों गुणनफल जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो गुणे में क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो चाहे हम 2 गुणे 3 कहें या 3 गुणे 2 कहें, बात एक ही है। मगर इसके अलावा क्या कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। 8 को भी इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, 9 को भी नहीं लिख सकते 3 गुणे 3 के अलावा कुछ, और 10 को भी 2 गुणे 5 के अलावा या 5 गुणे 2 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। बस इसी बात को बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहा गया। हम परिभाषा बोल रहे हैं, अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिएगा धीमे धीमे, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये हम किसकी परिभाषा बोल रहे हैं? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की। क्या परिभाषा है बच्चों? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनफल अद्वितीय होता है, क्रम को ध्यान दिए बगैर। फिर से सुनिए,
प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा इस गुणनफल में क्रम का कोई महत्व नहीं है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर आपने देखिए 4 को आपने लिखा 2 गुणे 2, 6 को लिखा 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3। तो बच्चों इसी को कहते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। वास्तव में ये भाज्य संख्याओं की परिभाषा भी यही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है? एक प्रश्न बच्चों जो बोर्ड परीक्षा में हर साल आता ही आता है, वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पे ही, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। वो ये बच्चों प्रश्न हो सकता है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपकी एग्जाम्पल में भी ये प्रश्न है और एक्सरसाइज में भी है कि जांच कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या, मान लीजिए 6 की घात n हम लिख दे रहे हैं, ये तो एक्सरसाइज में भी प्रश्न, तो आपका एक्सरसाइज का भी काम चल जाएगा। जांच कीजिए कि क्या 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त हो सकता है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। यहां पे n बिलोंग्स टू लिख दिया हमने, यहां पे आप लिख लेंगे जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है। तो यह इस प्रकार से भी बन सकता है कि भाई क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? इस पर आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर कैसे रिलेटेड है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, इस पे विचार करते हैं जरा। देखिए बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कहा गया कि भाई प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो गुणनफल है बच्चों ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो यहां पर हमें ये दिखाना है कि भाई 6 की घात n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। कैसे पता चलेगा ये? अब देखिए, अगर हम बच्चों 6 की बात करें तो हम देखिए इधर हमने बताया भी अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। 6 कैसी संख्या है बच्चों? भाज्य संख्या। तो 6 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, 2 गुणे 3। और हमने बताया आपसे कि जो गुणनफल है बच्चों ये अद्वितीय है। हम 6 को 2 गुणे 3 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, मगर गुणे में क्रम का कोई महत्व होता नहीं है। तो यहां पर हम 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। अब अच्छा, ऐसी संख्या पे विचार करें जो क्या 0 पर समाप्त होने वाली किसी भी संख्या पे देखें, जरा हम अलग से बताते हैं। पहली संख्या 10 0 पर समाप्त होती है, इसको हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। और कोई भी विचार करें, 20 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 30 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो अब हमने ये देखा कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त हो रही है उसमें एक अभाज्य गुणनखंड बच्चों 5 अवश्य है। कोई भी ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त हो रही है उसमें एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य है। बस इसी का हवाला देंगे हम। तो अब इसको हमने 6 को पहले लिखा 2 गुणे 3। अच्छा, 6 को लिखे या 6 की कितनी भी घात कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप तो कह रहे हैं भाई 6 की घात n के लिए हमने कहा, यहां पर n प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए n का मान 1 हुआ तो ये मतलब 6 हो गया। अगर मान लीजिए n का मान 2 हो गया तो ये 6 गुणे 6 हो गया। n का मान अगर मान लीजिए 3 हो गया तो ये 6 गुणे 6 हो गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें है तो 6 ही ना, तो 6 के गुणनखंड तो वही आएंगे 2 गुणे 3। इसके भी 2 गुणे 3 आएंगे, इसके भी 2 गुणे 3 आएंगे। कितनी पावर लिखते जाए हम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर बढ़ाने से इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है ये 2 गुणे 3 ही रहेंगे। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो अब 6 को हम 2 गुणे 3 जब लिख सकते हैं, और हमने आपसे ये भी बताया कि कोई भी वो संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसमें एक गुणनखंड अभाज्य 5 अवश्य होना चाहिए। तो इस बात को हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 0 से समाप्त होने वाली प्रत्येक संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना आवश्यक है।
ये बात हमने क्लियर कर दी कि भाई शून्य से समाप्त होने वाली प्रत्येक संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना आवश्यक है। उसके बाद लिखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है बच्चों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय अर्थात यूनिक होते हैं तथा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड बच्चों कैसे होते हैं? अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। इसके बाद और 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। तथा 6 के गुणनखंडों में, तथा 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, अतः 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये बच्चों थोड़ी भाषा ही लंबी है, मगर ये हम आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा के लिए आउट प्रश्न है, हर साल आता ही आता है, तो बहुत आसान है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर जिसको मान लीजिए कहीं कठिनता लग रही हो तो उस वीडियो को बार बार आप लोग रिवाइंड करके देखिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।